मेरा नाम सुंदस मलिक है और मेरे वालिद का नाम मलिक मोहम्मद अमीन खोकर है। मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है। मैं आज यहाँ अपना एक मसला बयान करने आई हूँ। मैं गुल मोहम्मद लैन मिशन रोड कोयटा की रिहायशी हूँ। हम जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान हमारे आबा व अजदाद के पास 1953 से है। सईद अहमद जो हमारे इस मकान के मालिक थे वो लाहौर जौहर टाउन के रिहाइश पजीर थे। ये लोग मेरी दादी के भाई बने हुए थे, मुँह बोले। मेरे दादा इनको हस्बे तौफीक किराया भेज दिया करते थे। दादा दादी के बाद मकान मेरे वालिद के पास था और सईद अहमद साहब भी इंतकाल कर चुके थे। मरहूम सईद अहमद के बाद मेरे वालिद साहब किराया मकबूल अहमद जो इनके बेटे थे उनको देते थे। 2008 में मेरे वालिद साहब ने मकबूल अहमद मरहूम से बातचीत की कि मैं आपसे मकान ख़रीदने का इरादा रखता हूँ। इसके जवाब में मरहूम मकबूल अहमद साहब ने रजामंदी दिखाते हुए कहा कि मैं जल्द कोयटा आऊँगा और हम बातचीत करके सब तय कर लेंगे। फिर 2008 में सितंबर में मकबूल अहमद मरहूम की कोयटा आमद हुई और बातचीत के बाद ये फ़ैसला हुआ कि वो हमें मकान 20 लाख में देने के लिए तैयार है। इसके बाद मेरे वालिद साहब ने उन्हें कहा कि मैं कुछ रकम आपको अभी दूंगा और कुछ रकम थोड़ी थोड़ी करके अदा कर दूंगा। मकबूल अहमद साहब राज़ी हो गए और मेरे वालिद ने कहा कि मैं 10 लाख रुपए कैश इनको दे रहा हूँ। कैश देने की वजह ये थी कि उनका अकाउंट नहीं था और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटे और बेटी के लिए यहाँ से कोई सामान लेकर जाना है तो आप मुझे ये कैश दे दीजिए। फिर मेरे वालिद साहब ने उनसे रजामंदी ज़ाहिर करते हुए कहा कि मैं आपसे स्टाम्प पेपर पर साइन लूँगा और नोटरी पब्लिक के सामने भी उन्हें पेश किया गया, जहाँ पर उन्होंने अपने पूरे होशो हवास में इकरार किया कि मैं ये मकान 10 लाख इस मकान के लिए 10 लाख ले रहा हूँ और बाकी की जो 10 लाख रहते हैं वो ये मलिक मोहम्मद अमीन थोड़े थोड़े कर मुझे बाद में दे देंगे। इसके बाद वो यहाँ से चले गए। कुछ अरसे बाद मकबूल अहमद जो थे उनका इंतकाल हो गया। 2015 में हमारे पास आसिफ ऐवान, सईद ऐवान और नईम ऐवान तीनों भाइयों की तरफ से एक कोर्ट का नोटिस आता है और हमें कहा जाता है कि आप ये घर खाली कर दें या इस घर का किराया जो है 15,000 रुपये कर दें। जिसके जवाब में मेरे वालिद साहब ने वहाँ कहा कि मुझे कोई समन तामील नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं मिली गई। और इन्होंने हम जज के सामने जब पेश किया तो वहाँ पे इन्होंने जो वकील किया एहसन रफ़ीक नामी वकील था और ये एहसन रफ़ीक जो है ये एडिशनल सेशन जज भी रह चुके हैं। इनको करप्शन केस में चौधरी इफ्तिखार जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे उन्होंने ओहदे से बरतरफ़ किया था। एहसन रफ़ीक इन लोगों ने अपना वकील बनाया और वो इनके साथ मिलकर लोगों को मुसलसल ख़रीदते रहे और अदालत का हर फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ होता रहा और सिविल कोर्ट ने हमें अब बहुत मिन्नत के बाद 2 जून 2022 का वक्त दिया है और कहा है सुबह 12 बजे घर खाली कर दें। इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वहाँ भी हमारे वकील को ख़रीदा गया और हमें बेवकूफ़ बनाया गया कि उन्होंने भी हमारे ख़िलाफ़ किया है फ़ैसला। हम बहुत गरीब लोग हैं और मेरे वालिद जो है शुगर और हार्ट पेशेंट है और इनको मरी लोगों की धमकी दी जा रही है। मेरे वालिद साहब को हमारी जान को भी ख़तरा है। हम घर खाली नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं घर की कफ़ालत ख़ुद करी हूँ। मेरी वालदा का इंतकाल 2 साल पहले कैंसर से हो चुका है और हमारे पास इस घर के अलावा घर लेने के और ना कोई रकम है ना कोई पैसे हैं क्योंकि हमारी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी जो है हम अपने वकील को दे चुके हैं। अब मैं ये अपील करना चाहती हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदियाल से, हुकूमत से और मुख्तलिफ़ इदारों से कि हमारी मदद की जाए, हमारे घर को बचाया जाए और जो एक तरफ़ा फ़ैसले हमारे होते आए हैं उन सब पर नज़र षानी की जाए। और मेरी उनसे मदद और रहम की अपील है क्योंकि अगर हमारी मदद ना की गई तो मैं अपने घर वालों समेत ख़ुदकुशी कर लूँगी और इसकी ज़िम्मेदार जो है वो हमारी हुकूमत और हमारे ये इदारे होंगे। आपका मकसद खास मकसद यही है कि आप घर बचाए, हमारा घर बचाया जाए, बस हमारी छत हमसे कोई ना छीने क्योंकि हमने ये ख़रीदा हुआ है। हमारे पास हमारे सबूत है। हमें एक तरफ़ा फ़ैसले दिए गए हैं, हमेशा हमारी सुनी नहीं गई है। इनके वकील ने सब जजेस के साथ लाइनें सेट की, सारा हिसाब किताब किया और उसके बाद जो है हमारे ख़िलाफ़ चीज़ें करते रहे और हम हर जगह हमने एक जज की कंप्लेन भी की थी, वो इनके साथ बैठा हुआ हमें किसी वहाँ पे दिखा था पार्क वगैरह में। हमने उनको कंप्लेन भी की कि भाई ये इस तरह हो रहा है, लेकिन उसके बाद से सारे फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ आ रहे।
हमारी जजमेंट नहीं सुनी गई, मेरे वालिद पे जिरा नहीं हुई। हमारा एक चश्मदीद गवाह जो था वो आउट ऑफ कंट्री था, वो उसकी नहीं, आउट ऑफ सिटी था सॉरी, उसको पेश नहीं करने दिया गया। बस जजेस ने जो पहले फ़ैसले दिए उसी को अपहेल्ड करते गए। हाई कोर्ट में जब हमने दोबारा से केस लगाया, हमने वहाँ पे कहा हमारे वकील मुजीब हाशमी साहब ने कि जो है ये केस रिमांड का केस है, इसको वापस भेजा जाए, लेकिन वहाँ पे भी जज ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और इसका फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ कर दिया। भाई ये मैं जब आपने स्टाम्प किया था उनकी क्या हैसियत थी इस मकान में, मालिक वो थे या क्या? कैसे मतलब? जिनसे आपने आपके वालिद साहब ने 10 लाख रुपए स्टाम्प में किया? जी, वो सईद अहमद के बड़े बेटे मकबूल अहमद थे। उनके हमने जब से होश संभाली है, मेरे वालिद साहब उन्हीं को किराया दे रहे, हमारा हिसाब किताब सारा उन्हीं के साथ था। आगे से उनकी जायदाद उनके बाप के नाम पे थी या ट्रांसफर हो चुकी थी? विरासत है मुख्तलिफ लोगों की। फर्द में जब आपने स्टाम्प जब देखा तो उनमें नाम था उसका? किनका? जिससे आपने 10 लाख रुपए दिए? जी, उनकी बीवी का था, उनका तो इंतकाल हो गया था ना। जो हमारे मालिक है ना, आप मकबूल अहमद साहब की बात करें, मकबूल अहमद साहब से जब हमने स्टाम्प किया था उस टाइम पे वो कोयटा आए थे, ठीक है। उस टाइम पे उन्होंने हमें कहा कि 20 लाख रुपए आपकी कीमत है तो आप मुझे दे दे। मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं 20 लाख नहीं दे सकता, पूरी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो उन्होंने हमें कहा कि मुझे अमाउंट भी कैश में चाहिए, इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ से कोई सामान लेके जाना है। 500 रुपये के नोट थे, 50 के थे, 10 के थे, मुख्तलिफ नोट थे, हमने उनको दिया। उसके बाद उनको नोटरी पब्लिक के सामने पेश किया। नोटरी पब्लिक के सामने उन्होंने ये कबूल किया कि भाई मैं 20 लाख का इसके साथ सौदा कर रहा हूँ, 10 लाख ले जा रहा हूँ और 10 लाख ये आहिस्ता आहिस्ता देंगे हमारे साथ। हमने उनसे ये बात कर ली। उसके बाद हमने 2008 में स्टाम्प किए, ठीक है। अब जिनके साथ हमारा केस चल रहा है वो 2015 में हमें नोटिस करवा के कहते हैं कि हमने ये मकान जो है 23 लाख का ख़रीद लिया है। इंतकाल उनका 23 लाख का है जो कि लाहौर में बना है, ठीक है। और अदालत में वो कहते हैं कि हमने 35 लाख का ख़रीदा है। और जो बंदा है ना जिसके साथ हमारा केस चल रहा है, जिस हमें उसने अपने बयान में भी माना है कि ये मकान हमने उससे पहले ख़रीदा था। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने आपके वालिद साहब ने उनके साथ बात की थी उस टाइम उसकी मालिक की उनकी पोजीशन थी, मालिक थे वो? जी, वो मालिक थे, क्योंकि हमारा हिसाब किताब जी फर्द में नाम था जी, सब जगह नाम है उनका। तो फिर तो मतलब ये है कि अगर आप उसको सर हमारा स्टाफ सर वहाँ पे भी लगा चुके हैं, वहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। मैं सब दरवाजे खटका कर अब आखिर में यहाँ आई हूँ। अभी तो मुहतरमा ऐसा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आपके खिलाफ आया हुआ है, तो खबर तो आपकी चल जाएगी, लेकिन मसला ये है कि सर लास्ट में ये अब सुप्रीम कोर्ट सर हम चैलेंज नहीं करें, हम नज़र सानी की अपील करें। हम ये कहना चाह रहे हैं, अब ये बात जो है हमें किसी तीसरे बंदे ने बताई जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि जिन 2 जजेस के पास आपका केस लगा था ना सुप्रीम कोर्ट में, वो क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं, उनको सिविल केसेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उन्होंने फ़ैसला दिया। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में वकील है वो भी हमें मिसगाइड कर रहा है। हमें पहले कहता है पेशी लगने से 2 दिन पहले, हम 6 महीनों से ख्वार हैं कि हमारी वहाँ पे केस लग जाए लग जाए लग जाए। ये कहता है केस नहीं लग रहा, चीफ जस्टिस हेयरिंग नहीं दे रहे, अर्जेंट हेयरिंग नहीं दे रहे। फिर एक दिन अचानक हमें फ़ोन करके कहते हैं कि आप ऐसा करें कि घर का इंतज़ाम कर ले, और जो इन्होंने आपको किराएदार साबित किया और कहा है कि आप 2015 से लेके अब तक ना 15,000 के हिसाब 15 लाख रुपए आप पे जुर्माना है, जो आप किराया नहीं दे रहे थे ना, आप तो किराएदार साबित हुए, वो भी आप पेश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप ऐसा करें कि घर का इंतज़ाम कर ले और वो 15 लाख मैं माफ़ करवा लूँगा। एक वकील फ़ैसले से पहले अपने जो बंदों ने किया उनको हौसला देता है या उनको ये बातें बोलता है? और वो वकील हमें फ़ैसले की कॉपी भी नहीं भेज रहा, कहता है मैंने बहुत बहस की, पता नहीं बहस होती रही और जजेस ने कहा कि जो है हम आपकी अपीलें खारिज करते हैं और जो है आप केस विड्रॉ कर लो। ये कहाँ का मतलब, कहाँ का असूल है? मतलब हमें बोलने का हक तो देते। मेरे वालिद साहब ने बयान दिया, उन पे जिरा करते, ठीक है। हमारे बंदे पेश नहीं होने दिया, हमारे स्टाम्प को नहीं माना। हमारे जो गवाह हैं ना वो सारे बड़े बड़े उम्र के बंदे, कोई रिटायर किसी पोस्ट से, कोई किसी पोस्ट से। अब वो इतने उम्र के बंदे तो झूठ नहीं बोलेंगे ना कुरान पे हाथ रख के। हमारे किसी वकील को, और सबसे बड़ा सबूत हमारे पास ये है कि जो ये आसिफ नामी बंदा है ना जो हमारे साथ केस लड़ रहा है अभी, जिसने हम पे दावा किया कि मैंने 23 लाख का, इसने अपने बयान में खुद माना है कि मकान हमने पहले ख़रीदा। वो बयान भी मैं लेकर आई हूँ। आसिफ जिनके साथ हमारा केस चल रहा है, जिन्होंने उनसे ख़रीदा था मकान, उनकी बेवा से जिनसे हमने ख़रीदा था।